और पंजाब के बाद अब बात बिहार की सियासत से जुड़ी हुई, जहां पर सीट शेयरिंग पर महाभारत जारी है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग पर सहमति अब तक नहीं बन पाई है। दोनों ही पार्टियां अपनी मनपसंद की सीट चाहती हैं। आरजेडी के कई नेता इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। अब ऐसे में कयास यही लगाए जा रहे हैं कि सीट शेयरिंग के मुद्दे पर आरजेडी और कांग्रेस के बीच में बात हो सकती है, दिल्ली में हो सकती है। लेकिन आरजेडी के उम्मीदवारों को सिंबल दिए जाने से कांग्रेस पहले से खफा है, जो सीट बंटवारे में दिक्कत की बड़ी वजह बन सकती है। बिना कांग्रेस से बात किए आरजेडी ने अपने उम्मीदवारों को सिंबल देना शुरू कर दिया। सीपीआई के खाते में कौन सी सीट जाएगी, सीपीआईएम के खाते में कौन सी सीट जाएगी, ये बातें भी कांग्रेस से बिना बातचीत के आरजेडी की तरफ से बीते कई दिनों से बताई जा रही है। अब कांग्रेस इन बातों से खफा दिखाई दे रही है। और वहीं सीट बंटवारे पर आरजेडी का आरोप है कि कांग्रेस जरूरत से ज्यादा सीटों की मांग कर रही है और इसी वजह से सीट शेयरिंग में दिक्कत आ रही है। आरजेडी का दावा है कि उन्हीं के कंधों पर बिहार में महागठबंधन को जीत दिलाने की जिम्मेदारी है, जबकि कांग्रेस की मांग है कि सीट बंटवारे में सभी पार्टियों की सम्मानजनक हिस्सेदारी हो और तभी मिलजुल कर चुनाव लड़ा जा सकता है। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कहा है कि कांग्रेस की सोच है सम्मानजनक ढंग से गठबंधन हो जिसका लाभ सभी को मिले। कांग्रेस पार्टी भी जरूरत से ज्यादा मतलब आप सीट चाह रहे हैं। आधार जो है सबसे मजबूत आधार महागठबंधन में आप कह सकते हैं राष्ट्रीय जनता दल का ही है। अब उसी के ताकत के सहारे, उसी के कंधे पर जो है महागठबंधन को निकलना है। जब गठबंधन की बात होती है तो हर पार्टी जो गठबंधन में मौजूद है या शामिल है, उनकी कोशिश ये होती है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मिले। ये बट नेचुरल है, कोई नहीं चाहेगा कि हम कम शेयर हम लें। तो उनका सोचने का अंदाज़ दूसरा हो सकता है, लेकिन हम लोगों का ये है कहना कि कम से कम से एक सम्मानजनक ढंग से गठबंधन हो और जिसका लाभ सबको मिले। और चलिए अब जल्दी से आपको ये भी दिखा देते हैं कि कांग्रेस को पिछली बार कौन कौन सी 9 सीटें मिली थी और इस बार आरजेडी कौन सी 8 सीटें कांग्रेस को देना चाहती है। देखिए, वाल्मीकि नगर, सुपौल, कटिहार, समस्तीपुर पर पिछली बार कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था और इस बार की अगर हम बात करें तो बेतिया, कटिहार, नवादा ये वो सीटें हैं जो देने को अभी आरजेडी दिखाई दे रही है कांग्रेस को। तो पिछली बार वाली सीटें मिले ऐसा भी नहीं है और कांग्रेस के मन में जो सीटें हैं, जैसे कि पूर्णिया आप देख रहे हैं, पूर्णिया कांग्रेस चाहती है लेना, लेकिन इसके ऊपर भी मामला अभी फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो अपने पूरी पार्टी का विलय इसी शर्त पर उन्होंने किया था। और वहीं इसी सीट पर आप जेडीयू से आरजेडी में जो शामिल हुई हैं बीमा भारती, उन्हें टिकट मिल सकता है, तो मामला फंसा हुआ है। और वही कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कटिहार दावेदारी ठोक दी है। उन्होंने न्यूज 18 की टीम से बातचीत में कटिहार से चुनाव लड़ने की बात कही है। दावा ये किया है कि अगर उन्हें मौका दिया गया तो वो पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेंगे। बिल्कुल तैयार तो है ही है। अगर पार्टी तय करेगी कि हमको चुनाव लड़ना है तो हम चुनाव लड़ने जाएंगे और पूरी ताकत से, पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। और अब बात महाराष्ट्र की, जहां पर लोकसभा चुनाव के लिए उद्धव गुट के उम्मीदवारों की आज पहली लिस्ट सामने आ सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है इस लिस्ट में 15 से 16 उम्मीदवारों का नाम होगा। इसके साथ ही मुंबई की सीट उद्धव गुट के हिस्से में ही आई है, तो वहां के प्रत्याशी का नाम भी आज पता चल जाएगा। जानकारी ये भी है कि उद्धव गुट मुखपत्र सामना के जरिए लिस्ट जारी कर सकता है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उम्मीदवारों का नाम मुखपत्र सामना के जरिए सामने आ सकता है। ईदी अमीन के साथ कैसे रहेंगे? प्रकाश आंबेडकर तो संविधान बचाने वाली जो शक्ति है उनके साथ रहेंगे, हमें मालूम है। तो हमने उनको 4 सीटों का प्रस्ताव दिया है और अब तक चर्चा उनसे, डायलॉग चल रहा है, डायलॉग ख़त्म नहीं हुआ है। डेमोक्रेसी में डायलॉग चलना चाहिए और वो चल रहा है। होने वाली है आज शिवसेना की लिस्ट हो जाएगी, हमारी लिस्ट तैयार है, हम कभी भी डिक्लेयर कर सकते हैं। हमारे पास पूरा लिस्ट तैयार है। मेरे हिसाब से एनसीपी की भी लिस्ट तैयार है। कांग्रेस ने भी बहुत से उम्मीदवार दिल्ली से डिक्लेयर किए हैं। कांग्रेस दिल्ली से डिक्लेयर करते हैं, हम महाराष्ट्र से डिक्लेयर करेंगे।
अब सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे गुट की लिस्ट में अरविंद सावंत मुंबई साउथ से इनका नाम हो सकता है, अमोल कीर्तिकर मुंबई नॉर्थ वेस्ट से नाम हो सकता है, संजय दीना पाटिल मुंबई नॉर्थ ईस्ट से नाम होगा, अनिल देसाई मुंबई साउथ सेंट्रल से नाम होगा। ये बात आप गौर करिएगा, सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं हम आपको। अनंत गीते रायगढ़ से मिल सकता है टिकट, विनायक राउत को रत्नागिरी सिंधुदुर्ग से टिकट मिल सकता है, भाऊ साहेब बॉक्चेरे को शिरडी का टिकट मिलेगा और वही चंद्रहार पाटिल के खाते में सांगली की सीट जा सकती है। संजय यादव परभणी से प्रत्याशी बनाए जाएंगे, संजोग वाघेरे मावल से, नरेंद्र खेड़कर बुल्ढाना से, नागेश पाटिल हिंगोली से, संजय देशमुख यवतमाल से, ओम राजे निम्बालकर धाराशिव से और चंद्रकांत खैरे छत्रपति संभाजी नगर से प्रत्याशी हो सकते हैं। तो यही वो लिस्ट रहने वाली है, ऐलान भर इसका बाकी बचा रह गया है। तो उद्धव गुट की खबर तो हमने आपको बताई। अब एनसीपी शरद पवार गुट से जो बड़ी खबर मिल रही है वो भी आप जान लीजिए। एनसीपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार कर ली है। एनसीपी शरद पवार गुट की पहली लिस्ट में 28 मार्च को जारी की जा सकती है। ये अहम जानकारी, उद्धव गुट की लिस्ट पहले आएगी और शरद पवार गुट की जो पहली लिस्ट है वो 28 मार्च को जारी की जा सकती है। बड़ी बात यह है कि नामों के ऊपर मंथन एनसीपी शरद पवार गुट ने भी कर लिया है। वो जो माथापच्ची होनी थी वो हो चुकी है, लिस्ट तैयार कर ली गई है। अब इसका औपचारिक ऐलान बाकी बचा है। बताया जा रहा है कि 28 मार्च को इस लिस्ट को जारी किया जा सकता है। तो मतलब पहले उद्धव ठाकरे अपने प्रत्याशियों का नाम का ऐलान करेंगे, 15 प्रत्याशी, और फिर शरद पवार के 28 प्रत्याशियों का नाम सामने आ सकता है। और महाविकास अघाड़ी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर मिल रही है, वो भी आपको बता दें। आज वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक महाविकास अघाड़ी की तरफ से अब तक कोई संपर्क नहीं किया गया है और इसीलिए प्रकाश आंबेडकर कल अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर सकते हैं। 27 मार्च को अकोला में प्रकाश आंबेडकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और यहीं पर अकेले दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान उनकी तरफ से किया जा सकता है। वो पहले से खफा है, ये बात तो सामने आई रही थी। मल्लिकार्जुन खड़गे को जो खत उन्होंने लिखा था उसी से स्पष्ट हो गया था कि कैसे वो नाराज चल रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि प्रकाश आंबेडकर अब अकेले चुनाव लड़ेंगे महाविकास अघाड़ी से। उनकी पार्टी वीबीए की कोई बात नहीं बन पाई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। महाविकास अघाड़ी ने प्रकाश आंबेडकर को उत्तर मुंबई, अकोला, पश्चिम महाराष्ट्र की एक और मराठवाड़ा की एक लोकसभा सीट का ऑफर दिया। मतलब कुल 4 सीटें हो गई। वंचित बहुजन अघाड़ी का यह आरोप है कि अकोला को छोड़कर उन्हें जो भी सीटें दी गई हैं वहां पर महाविकास अघाड़ी का कोई अस्तित्व ही नहीं है। बीबीए उन 3 सीटों की मांग कर रही है जहां पर महाविकास अघाड़ी की पार्टियों का कुछ वर्चस्व हो, लेकिन एमवीए उन्हें देने को तैयार नहीं है। तो 4 सीट जो दी गई है प्रकाश आंबेडकर को, उनका एक कहना है इनमें 3 में तो हमारा जनाधार है ही नहीं, हम चुनाव लड़ेंगे क्या। हम तो उन सीटों की मांग कर रहे हैं जहां पर हमारा अस्तित्व है, जहां पर हमें जीत मिल सके, लेकिन महाविकास अघाड़ी की तरफ से वो सीटें दी नहीं जा रही हैं। प्रकाश आंबेडकर चाहे जो कह रहे हो, उद्धव गुट के नेता संजय राउत का यह दावा है कि प्रकाश आंबेडकर को जो 4 सीटें ऑफर की गई हैं, प्रकाश आंबेडकर खुद उन 4 सीटों की मांग पहले कर चुके थे। प्रकाश आंबेडकर जी वंचित बहुजन अघाड़ी के नेता है। हम ये चाहते हैं कि हमेशा हमारे साथ रहे। हमारी कोशिश कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी, लेकिन हमने उनको 4 सीटों का प्रस्ताव दिया है। अब उनके ऊपर है प्रस्ताव मानना है या नहीं मानना है। तो महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के सीट शेयरिंग का फॉर्मूला और जो कुछ भी चल रहा है वो हमने आपको बताया। अब इसी महाराष्ट्र में महायुति यानी एनडीए गठबंधन से जुड़ी हुई बड़ी खबर जो मिल रही है वो भी आपको बताएं। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि राज ठाकरे और राष्ट्रीय समाज पार्टी के महादेव जानकर की एंट्री के बाद महायुति ने सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में कुछ बदलाव कर दिया है। नए फॉर्मूले के तहत राज ठाकरे और महादेव जानकर के बीच में सीटों का बंटवारा किया गया है। यह बड़ी खबर, जो पुराना फॉर्मूला था उसमें कुछ
तब्दीली की गई है। राज ठाकरे के खाते में 2 सीट गई है। इसके अलावा खबर यह भी मिल रही है कि महायुति में महादेव जानकर जो आए हैं, 1 सीट उन्हें भी दी गई है। तो ये 3 सीट जो है उसमें फेरबदल किया गया है। राज ठाकरे को 2 सीट दी गई है। ये चुनावी गणित अब जो नया सेट हुआ है उसी के बाबत जानकारी हम आपको दे रहे हैं। राज ठाकरे 2 सीट, महादेव जानकर 1 सीट, ये नया फॉर्मूला बनाया गया है क्योंकि ये दोनों ही पार्टियां बाद में आई हैं, एनडीए में शामिल हुई हैं, तो आखिर में इनका ख्याल रखा गया है। 2 सीट राज ठाकरे को दी गई है। दिल्ली वो आए थे, बाकायदा यहाँ पर बात करके गए थे बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ, और अब जब महाराष्ट्र वो पहुंच चुके हैं, दिन बीत चुका है, तो सीटों का गणित भी बदल चुका है और बदले हुए गणित के मुताबिक एमएनएस को 2 सीट दी गई है। राज ठाकरे के खाते में 2 सीट गई है और महादेव जानकर के खाते में भी 1 सीट गई है। तो लोकसभा चुनाव के पहले राज ठाकरे और महादेव जानकर के महायुति यानी कि एनडीए गठबंधन में आने से समीकरण अब बदल चुका है और यही वजह है कि महायुति ने सीट शेयरिंग का नया फॉर्मूला भी बना लिया है, जिसमें हाल ही में महायुति में शामिल हुए राज ठाकरे और महादेव जानकर का खास ख्याल रखा गया है। आपको बताते हैं कि आखिर किसे कितनी सीट मिली है। सूत्रों के हवाले से जानकारी यही मिल रही है कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा जो सीटें हैं उनके ऊपर चुनाव बीजेपी लड़ेगी 27 सीट। अब ये बड़े भाई की भूमिका में आ गई है महाराष्ट्र के अंदर। उसके बाद शिवसेना शिंदे गुट को 14 सीट मिली है, जबकि एनसीपी अजीत पवार के खाते में 4 सीट गई है। एमएनएस को 2 सीट, जैसा अभी मैंने आपको बताया भी, और महादेव जानकर के खाते में 1 सीट गई है। तो ये पूरा एनडीए का जो गणित है महाराष्ट्र का है और इसी ढंग से अब एनडीए महाराष्ट्र में चुनाव लड़ते हुए दिखाई देगी।